नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ खबरों पर डिस्कस करते हैं, ताकि बहुत कुछ जो कुछ आपके सामने अब तक नहीं आ पाया है, वो सब आपके सामने लाया जा सके। इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल आप सबके सामने है। हम मुसलसल रिपोर्ट्स आप तक पहुँचा रहे हैं। कल शाम ही मैंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि काबुल एयरपोर्ट से भीड़ को कम करने के लिए बताया गया है कि यहाँ आतंकवादी हमला हो सकता है, और वो आतंकवादी हमला हो भी गया। उसमें 60 अफ़गान और 13 अमरीकी फौजी मारे जाने की खबर है। साथ-साथ एक बड़ी खबर साथ-साथ ये है कि भारत में ऑल पार्टी मीटिंग हुई है अफ़गानिस्तान के सिलसिले में। भारत सरकार की अफ़गानिस्तान पॉलिसी के बारे में बहुत क्लैरिटी अब तक भी नहीं आई है। इस सब पर भी बात करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर अमेरिका अपने दोस्तों को कभी भी छोड़ कर के क्यों फरार हो जाता है? क्या अमेरिका पर या अमेरिका की दोस्ती पर कभी कोई भरोसा किया जा सकता है? इन सब सवालों के सिलसिले में हम इस वक़्त बात कर रहे हैं अपने ख़ास मेहमान डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से, जो एसडीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी हैं। जाना-माना चेहरा है, अपनी बात बेबाक अंदाज में रखते हैं। तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइए कि ये भारत सरकार की जो अफ़गान पॉलिसी है या नहीं है, इस सब के बीच में जो ये ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, इसके क्या कुछ मानी है? क्या इसके बाद भारत सरकार की अफ़गान पॉलिसी में कोई क्लैरिटी आपको नज़र आ रही है? देखिए काज़ी साहब, आपके सवाल में खुद ही एक तज़ब्ज़ुब मौजूद है कि भारत की अफ़गान पॉलिसी अगर कोई थी या नहीं थी। ये बात सही है, मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि दरअसल अफ़गानिस्तान के मामले में भारत की कोई पॉलिसी आज़ादाना नहीं थी। बल्कि अगर आपको याद हो तो 2001 में जब अफ़गानिस्तान के मामला शुरू हुआ था ट्विन टावर पर जहाज़ मारने के बाद, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि इट्स अ क्रूसेड अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, और उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पर तबाही मचाई थी वो सब याद होगा। उसके बाद से भारत की अफ़गान पॉलिसी फ्रेम होना शुरू हुई, उसके पहले कोई अफ़गान पॉलिसी नहीं थी। और उसके बाद जो अफ़गान पॉलिसी फ्रेम होना शुरू हुई, वो सीधी बराह रास्त अमेरिका के ज़ेर असर रही और हमेशा रही है। और आप ये गौर फरमाएं कि अमेरिका के ने एक नक्शा जारी किया था कोई आज से 20-25 साल पहले, और उसमें भारत को उन्होंने ये बताया था कि भारत दांतों के बीच एक जबान की तरह से अटका हुआ है। और उसमें दांतों को उन्होंने बताया था कि पूरा वेस्ट एशिया और एशिया में मुस्लिम ममलिकतें हैं और एक तरफ चाइना और रशिया है, इसलिए भारत की सिक्योरिटी हमेशा खतरे में रहेगी। और उन्होंने तयक़ुन दिया था कि भारत की सिक्योरिटी अमेरिका प्रोवाइड करेगा इन दांतों में के बीच फंसे रहने की वजह से। और भारत ने उस पर यकीन करके अपनी पूरी पॉलिसी हमने अमेरिका के जेर असर वहां पर तामीर की। इसलिए ये हमारी कोई आजादाना पॉलिसी नहीं रही, बल्कि जेर तसल्लुत एक पॉलिसी अफगानिस्तान के सिलसिले में थी, जिसका नतीजा ये है कि आज अफगानिस्तान में जितने बड़े इन्वेस्टमेंट हमारे हैं, दुनिया में किसी के उतने बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अनमाइंडफुल, मैं कहता हूं इसे कि अनमाइंडफुल इन्वेस्टमेंट हम $3 बिलियन करते चले गए। यानी किसी मुल्क की पार्लियामेंट बना के देना, इसका कोई सेंस नहीं है। वहां पर बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, नए डैम्स बनाना, और डैम्स पे फिर आर्मी के हमारे लोगों को वहां भेजना, प्रोफेशनल, ये सब कुछ एक गुलाम की तरीके से ये सोचे बगैर कि इसका रिटर्न क्या होगा और कितना होगा, और साबिक की फॉरेन पॉलिसीज को कोई गौर किए बगैर हम ये सब कुछ करते रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये हमारी नहीं थी पॉलिसी, ये अमेरिका की पॉलिसी थी जिसे हम टो कर रहे थे। और बीच मझधार में हमको छोड़ के एक तरीके से, मतलब टोटली आइसोलेट करके अमेरिका फरार हो गया, जो उसको होना ही था। हमेशा हुआ है, कब नहीं हुआ है? मतलब पूरी की पूरी मालूम अमेरिका की 200 साल की तारीख में कोई एक ऐसा वाकया कोट नहीं किया जा सकता
जिसमें अमेरिका ने किसी मुल्क में जाकर कोई भी हरकत की हो और वो वहां उसको अंजाम तक पहुंचाया हो या कामयाबी के साथ उसको पूरा करके आया हो, हमेशा बीच मंदार में छोड़कर और तबाही मचा के वहां से फरार हो गया अमेरिका। ये अमेरिका के, तो ये बात दुनिया जानती है, हमारा देश नहीं जानता था क्या? आज आप गौर फरमाइए, दोहा में जो पूरी बात हुई उसमें हमारे रीजन के सारे स्टेक होल्डर मौजूद हैं। ईरान मौजूद है, पाकिस्तान मौजूद है, चीन मौजूद है, रूस मौजूद है, और जिसका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो वहां सिग्नेटरी नहीं है, वहां ऑब्जर्वर की हैसियत से बैठे हुए हैं। हम तेहरान में जाते हैं तो हम ऑब्जर्वर हैं, और उसके बाद रूस में जाते हैं, वहां भी हम ऑब्जर्वर हैं। यानी जितने मलाई खाने वाले हैं वो सब इकट्ठे होके और हमको हाथ पकड़ के बाहर खड़ा कर दिया गया, और हम चुपचाप खड़े हैं। और नतीजा ये है कि हम आज तक ये कह रहे हैं कि हम वेट एंड वॉच की, अरे भाई हम कर क्या सकते हैं? वेट एंड वॉच की पॉलिसी भी हम इख्तियार नहीं कर सकते। ये भी सिर्फ आंसू पोंछने वाली बात है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी हम इख्तियार करेंगे। हमारे इख्तियार में अब कुछ भी नहीं बचा है। अब जो कुछ है रीजनल फोर्सेस के हाथ में है, और हम उनके एक पिछलग्गू की हैसियत से हमारी एक पोजीशन रह गई है। और ये वजह है कि हमारी सरकार लफ्जों को घुमा फिरा के बात कर रही है। सच बात यह है कि अमेरिका वहां से नाकाम होके फरार हुआ है या किसी लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत वहां से गया है। तालिबान का अफगानिस्तान में आना मेरे अपने नुक्ता नजर से एक एग्रीमेंट है। तालिबान खुद से नहीं आए हैं। तालिबान को ये तमाम फोर्सेस, अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान की मर्जी से तालिबान को एक्सेस दिया गया है अफगानिस्तान के अंदर। और वो मर्जी क्यों है और क्या वजह है तालिबान को लाने की, किस तरीके से एक हफ्ते के अंदर अंदर, यानी जहां से गुजरते चले गए तालिबान, सब लोग सरेंडर करते जा रहे हैं। एक गोली नहीं चलानी पड़ी, एक कत्ल नहीं हुआ, एक जख्मी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि इस्तकबाल के लिए लोग बैठे हुए थे तालिबान के। और जिस तरीके से अशरफ गनी भाग के गए हैं बिलियंस ऑफ डॉलर चोरी करके अफगानिस्तान का, उससे अंदाजा हो रहा है कि हर चीज प्री प्लान थी। और आप अभी जिस हमले का आप जिक्र कर रहे हैं, वो हमला आप देखिए, सुबह कहा जाता है कि आज शाम को हमला होगा, और शाम को हमला हो भी जाता है, और उसमें इतने जानी नुकसान होता है। क्या चीज प्री प्लान नहीं है? अब तो चीजें क्लियर होकर सामने आ गई। हम अब भी कह रहे हैं वेट एंड वॉच की पॉलिसी करेंगे। तो फिर ये ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद क्या हुआ? क्या कुछ है? क्या सिर्फ ये दिखाना है या अपने फेल्योर में शरीक करना है अपोजिशन पार्टियों को भी? क्या है आप है? देखिए, निकला तो कुछ नहीं, 4 घंटे मीटिंग हुई है, और 4 घंटे की मीटिंग में जाहिर है कि एक तो ब्रीफिंग दी गई, ये तो क्लियर है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ब्रीफिंग दी अपोजिशन के लीडर्स को। अपोजिशन लीडर भी यकीनन 4 घंटे सबने कुछ ना कुछ कहा होगा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं निकला। जो भी कुछ है अंदर है। और जो ब्रीफिंग की है फॉरेन मिनिस्टर ने, उसमें भी कोई नई बात तो नहीं कही है, और सारी बातें जो पहले से पब्लिक डोमेन में हैं वही बातें फॉरेन मिनिस्टर ने कल की मीटिंग में दोहराई हैं। वही आइंदा के लिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी, वही है कि हमारी प्रायोरिटी है कि हम इवैक्यूएशन करेंगे, तो और वही कि हमारे स्टेट्स हैं, तो ये तो सबको मालूम था। सवाल ये है कि पूरी की पूरी अपोजिशन और जो सेकुलरिस्ट पॉलिटिकल पार्टी खुद को कहती हैं, अब कांग्रेस की लीडरशिप ने, ये सब के सब क्या अंदर गुड़ गूंगे का गुड़ खा के बैठे हुए थे? बाहर आके किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आता। जैसे आमतौर पर ऑल पार्टी मीटिंग के बाद लोग बाहर निकलते हैं तो एक सरकार की प्रेस ब्रीफिंग होती है और एक अपोजिशन की प्रेस ब्रीफिंग होती है। आप कल देखें कि फॉर्मली अपोजिशन की प्रेस ब्रीफिंग कोई भी नहीं थी। ये एक हैरत की बात है, और ये सवाल अपोजिशन से करना चाहिए, क्या आप हुकूमत की तमाम पॉलिसी से इत्तेफाक करते हैं? और इत्तेफाक करते हैं तो वजह क्या है उस इत्तेफाक की? और अगर इत्तेफाक नहीं करते तो जो इतने बड़े नुकसानात हमारे हुए हैं, उन नुकसानात की भरपाई कैसे होगी? हमारे तकरीबन, अगर बहुत ही मोहतात अंदाजे से कहें, तो 4,000 लोग हमारे वहां मौजूद हैं। $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को अगर मैं 1 मिनट के लिए नजरअंदाज करूं, तो 4,000 लोगों में से 800 का इवैक्यूएशन हुआ, ये सरकार कह रही है। वही आपका जो बॉस है, हमारा तो नहीं है, सरकार ने जिसको बॉस बनाया अमेरिका, 16 अगस्त से लेके कल तक 70,000 इवैक्यूएशन कर लिए उन्होंने।
इसी तमाम हालत में कि जिसको कहा जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट बहुत मखदूश हो गया है, वहां पर एक्सेस मुश्किल है, वो अमेरिका के कंट्रोल में है आज भी काबुल का एयरपोर्ट। तो अगर आपके दोस्त, आपके बड़े भाई के अंडर में वो एयरपोर्ट अभी तक है और उसने 70,000 का इवैक्यूएशन कर लिया और पिछले 3-4 दिन में 12,000 डेली इवैक्यूएशन किए उन्होंने, तो हम 4,000 लोग को अब तक क्यों नहीं ला सके भाई? हम क्यों ये इस किस्म की दलीलें दे रहे हैं कि साहब वो तालिबान घुसने नहीं दे रहे हैं? ये झूठ बोला जा रहा है। तालिबान ने एक्सेस अगर रोका होता, सबसे पहले अमेरिकन का रोकता, इंडियंस का नहीं रोकता। कल भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम इंडिया से अच्छे ताल्लुकात बना के रखना चाहते हैं और उनके जो इन्वेस्टमेंट है उनको सेफ गार्ड देंगे, वो अपने लोगों को भेज के अपने प्रोजेक्ट पूरे करें। 400 के करीब जो जो प्रोजेक्ट है उनका, उनकी तरफ से मुस्तकिल ये ऐलान किया जा रहा है और हम 800 लोगों को कुल निकाल के लाए और कह रहे तालिबान एयरपोर्ट के बाहर बैठे, वो निकल नहीं पाए। फिर 12,000 उनके कैसे निकल गए? पूरे यूके के लोगों ने निकाल लिए और हमने पहली फुर्सत में अपने अमले को वहां से, सिफारती अमले को वहां से निकाल लिया। जर्मनी के लोग निकाल के ले गए, कनाडा के लोग निकाल के ले गए। हम 800 को लेकर आए हैं और मजबूरियों का इजहार कर रहे हैं और अपोजिशन पूछ ले रही है। जिससे जैसे हम सवाल कर रहे हैं कि अगर 12,000 डेली उनका इवैक्यूएशन है, कुल 10 फ्लाइट की जरूरत थी, 10 फ्लाइट में सारे लोग आ जाते। एयर इंडिया के इतने तैयारे हैं, 1 घंटे में इवैक्यूएशन 4,000 लोगों का किया जा सकता था, क्यों नहीं किया गया? ये सवाल अपोजिशन पूछने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि ये कोई रिलीजियस माइंडसेट के साथ अपोजिशन को कोई ब्रीफिंग दी गई है और उसके लिए अपोजिशन खामोश हुआ है। अच्छा, इसमें जो आपने 2-3 लफ्ज इस्तेमाल किए, अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत फॉरेन पॉलिसी कहा, गुलाम भी कहा, तो क्या आप ये जो जिस तरह से काबुल एयरपोर्ट पर वो विजुअल्स हमारे सामने आए, जो अफ़गान, अमेरिका और नेटो फ़ौजों की खिदमत कर रहे थे, ट्रांसलेटर के तौर पर और मुख्तलिफ कामों में, वो डरे हुए हैं तालिबान से, वो से फरार होना चाहते थे, हवाई जहाज के पीछे दौड़ रहे थे। तो ये अमेरिका अपने चाहने वालों को इस तरह से छोड़ करके जाता है, तो क्या भारत भी अगर अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखता, उस हालत में बेहतर होता, या अब जिस तरह से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को एक तरह से फॉलो करते हुए या वहां से कुछ इशारों का इंतजार करते हुए की जा रही है, वो क्या क्या कुछ है? आप क्या समझते हैं इसके बारे देखिए, मैं मैंने तो बहुत सॉफ्ट लफ्ज इस्तेमाल किया कि अमेरिका मझधार में छोड़ के हमको चला गया। लेकिन अगर मैं बहुत सख्त इस्तेमाल करूं, जिसे शायद बहुत से लोग पसंद ना करें, भेड़ियों के बीच डाल के हमको चला गया और हम बगले बजा रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक दूसरे लोग अपने, जिनका कोई स्टेक नहीं है वहां, वो अपने शॉट, अपनी गन्स को शॉट करेंगे अफगानिस्तान में बैठ के, और हमको तो किसी एग्रीमेंट का शरीक बनाया ही नहीं है। अब जिस खित्ते में हम मौजूद हैं, इस खित्ते में चीन एक बड़ी ताकत है, रूस एक बड़ी ताकत है, पाकिस्तान से मुस्तकिल हमारा कोई ना कोई मसले के साथ एक दुश्मनाना पॉलिसी हमारी चली आ रही है। ईरान के साथ जो वादे हमने किए थे, चार बाग वगैरह, वो भी हमने शुरू करने के बाद फिर होल्ड पे डाल दिए। तो जो हमारे म्यांमार में सत्ता पलट के बाद फिर चीन की फौज आ गई, श्रीलंका में फिर चाइनीज को वो अपने जजीरे बेच रहे हैं। नेपाल की पॉलिसी जो हमेशा से प्रो इंडिया थी, वो इस चक्कर में अब फिर प्रो चाइना हो गई नेपाल। बांग्लादेश जैसा मुल्क, जिसकी इकोनॉमी हमसे अब और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिसके टके की, रुपए की हैसियत हमारे से ज्यादा हो गई, जिसका जीडीपी हमसे ज्यादा बढ़ गया, इसी कोरोना काल के बावजूद वो भी प्रो चाइना होता चला जा रहा है। यानी हमारे पड़ोस में जितने हमारे देरीना, भूटान जैसे ममालिक हमारे देरीना दोस्त थे, इस अमरीकी दोस्ती के चक्कर में हमने उन सबसे ताल्लुकात खराब कर लिए और साउथ चाइना सी की जंग में जो इनका क्लेम था, अमेरिका का क्लेम था, अपने कंधे पे हमने बंदूक रखवा दी। तो ये कोई कौन सी समझदारी? मैं समझता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की सरकार है, इसने हमेशा सिर्फ इस नुक्ता नजर से सोचा कि इस भारत के मुसलमानों को से निजात हासिल करने के लिए और पड़ोस के जो मुस्लिम ममालिक हैं, उन मुस्लिम ममालिक से लड़ने के लिए अमेरिका से ज्यादा बेहतर साथी कोई नहीं हो सकता। सिर्फ ये एक नुक्ता है, मरकजी नुक्ता,
जिसके तहत इस सरकार ने अपनी फॉरेन पॉलिसी तय की और अपने रीजन में मौजूद बड़ी ताकतों के साथ, हम भी उनके बराबर की बड़ी ताकत थे, अगर हम एक साथ ये एक कॉरिडोर में शरीक होते, इसी कॉरिडोर में जो एशिया का कॉरिडोर है, तो हम तो बहुत बेटर, हम तो मरकजी हैसियत हासिल कर रहे होते इस रीजन में। इतनी बड़ी ताकत हम बनते। हमने जो इकोनॉमिक जोन बनाना था हमको, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, म्यांमार के साथ हमने वो इकोनॉमिक जोन अब तक अगर बना दिया होता, तो वो जोन चाइना को भी कम्पीट कर रहा होता। लेकिन हमने उस समझदारी का मुल्क के मफाद में नहीं किया, बल्कि मुल्क की एक अकलियत के मुखालिफत में हमने एक फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की है। ये सबसे बड़ा जुर्म है और जिसका खमियाजा सिर्फ मुसलमानों को नहीं भुगतना है, पूरे देश को भुगतना है। और इसलिए हम, हमारी जितनी भी तनकीद है, जितने सख्ती हमारे लहजे में है, उसकी वजह यह है हमारे पास तो खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन देश के पास पाने को बहुत कुछ था। न सिर्फ ये कि वो पा रहे नहीं पाएंगे हम, बल्कि जो कुछ है वो भी हम इस चक्कर में खो देंगे। इतने बड़े रीजन में इतना बड़ा तूफान एक खड़ा होने वाला है। मैं ये कहता हूं कि इस रीजन में, ये रीजन बारूद की भट्टी पे बैठ गया है। मुझे अशरफ गनी के जाने की बहुत खुशी है, अफगानिस्तान के अमेरिका से आजाद हो जाने की बहुत खुशी है, लेकिन तालिबान के वहां आ जाने से मुझे तजब्जुब और अंदेशे और खदशात हैं, खुशी नहीं है। और उसकी वजह यह है कि ये भट्टी बन गया बारूद की, ये रीजन, और उसमें आग किसी के हाथ किसी के नहीं जलेंगे सिवाय हमारे के, सिर्फ हमारे हाथ जलेंगे। तो क्या इसकी तकलीफ एक देशभक्त की हैसियत से उन लोगों को नहीं होनी चाहिए कि जो हालात को देख और समझ रहे, जिनके पेशे नजर तमाम के तमाम खित्ते के हालात मौजूद है? इसलिए हम इस सरकार पर इतनी शदीद तनकीद करते हैं। अच्छा, अमेरिका के ताल्लुक से जो आपने बात बताई कि मुसलमानों से दुश्मनी की वजह से अमेरिका से ताल्लुकात हमारी हुकूमत बनाती है, लेकिन कई मुस्लिम मुल्क हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, ये सब अमेरिका से और इजराइल से ताल्लुकात बना रहे हैं। क्या ये सवाल नहीं कर सकते बीजेपी और आरएसएस वाले लोग कि वो भी तो मुस्लिम मुल्क हैं, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है, अगर हम भी अमेरिका से और इजराइल से ताल्लुकात बना रहे हैं तो इसमें क्या खराबी है? देखिए, सऊदी अरब या ये जो गल्फ के ममालिक हैं, अंजाम वो भी अब देख लेंगे। जो हमारा अंजाम हुआ है, हमारे देश का या हो रहा है, उससे बदतर अंजाम उनका होने वाला है बहुत जल्दी। बहुत जल्दी आप देखेंगे, अगले 2 साल 3 साल के अंदर वो अंजाम उनका होने वाला, उसका आगाज हो गया। लेकिन उन्होंने एक समझदारी ये कर रखी है आज भी, कि उन्होंने बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए रशिया और चाइना से अपने ताल्लुकात सुधार लिए। आपको याद होगा कि सऊदी अरब और यूएई के अमेरिका से ताल्लुकात हमेशा रहे, बहुत जमाने से रहे, हमारे नहीं थे। हमारे देश के ताल्लुकात सऊदी अरब से कभी बहुत अच्छे नहीं रहे थे, यूएई से या इन गल्फ की अमारतों से हमारे ताल्लुकात कभी भी बहुत अच्छे नहीं थे। मोदी जी आने के बाद वहां जाके सबसे हस्बे आदत गले मिलते रहे। क्यों मिलते रहे? इसलिए कि इजराइल के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे होते चले गए। उनके ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे थे, इजराइल से अच्छे नहीं थे। लेकिन हाल के बरसों में उनके ताल्लुकात इजराइल से अच्छे हुए, और चूंकि उनके ताल्लुकात इजराइल से अच्छे हो गए, इसलिए हमारी जो बीजेपी की सरकार है, इसने उनसे अपने ताल्लुकात अच्छे किए। तो ये एक नेक्सस बनाने की कोशिश की कि प्रो इजराइल जितनी लॉबीज इस खत्ते में मौजूद हैं, भारत उन सबका एलाई बने। हम उनसे कुछ हासिल करें या ना करें, हमें चाहे जो कीमत अदा करनी पड़े, हम इजराइल के तमाम दोस्तों से जो इस खित्ते में मौजूद हैं, हम उनसे अपने ताल्लुकात को अच्छा करेंगे। ये पॉलिसी अपनाई, तो उसका एक अंजाम अब हमने देखना शुरू किया है। और दूसरा अंजाम, जब ये गल्फ की इमारतें गिरेंगी तो हम कहां जाके खड़े होंगे। तो उन पर अगर आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि उन्होंने भी कर रखे थे तो हमने कर लिए तो अच्छा है भाई, तो उनकी तो मुखालफत हम लोग हमेशा करते ही रहे हैं। गल्फ की भी मुखालफत हमने हमेशा की, इसी बुनियाद पे की कि वो किसी का दोस्त नहीं है, सबका दुश्मन है, वो सिर्फ अपना मफाद चाहता है। हमने सऊदी अरब की मुखालफत कब नहीं की, यूएई की मुखालफत कब नहीं की? इस मुल्क के बड़े कम अज कम मुस्लिम दानिशरों के बड़े हल्के ने हमेशा इस बुनियाद पे मुखालफत की कि वो प्रो अमेरिका है। हम पाकिस्तान की मुखालफत इसलिए करते हैं कि वो प्रो अमेरिका है, उसने प्रो इंडिया पॉलिसी कभी अपनाई नहीं है, इसलिए हम उसकी मुखालफत करते चले आए। तो अगर हम उनकी मुखालफत कर रहे थे, हमेशा से करते रहे, तो आपकी हम मुआफ़क़त कैसे कर सकते हैं?
अगर आप अपनी पॉलिसी को वही टिल्ट देंगे और फिर अंजाम हमारे सामने आ गया। हमारे पास तो अब आंसू पोंछने को रुमाल तक मौजूद नहीं रहा। अच्छा अच्छा, आपने आपने तालिबान के आने पर खदशा जाहिर किया है। इस खदशे की वजह क्या है? चूंकि मैं भी अपने दर्शकों को याद दिला सकता हूं कि 14 अगस्त को अशरफ गनी फरार होते हैं, रात में ही 15 अगस्त में तालिबान काबुल में आ जाते हैं। और इसके अलावा कहीं कोई, जैसा कि आपने भी बताया कि कहीं कोई टकराव नहीं, कहीं कोई मारकाट कुछ भी नहीं हुई। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बाकायदा कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं था। अब आपकी तालिबान के वापसी पर खदशात क्यों हैं? आप इसको किस तरह से बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत लोग हैं जो जज्बाती तौर पर बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को नाकाम कर दिया तालिबान ने और अब अमेरिका जो है वो खत्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह। आपको क्या खदशा है तालिबान की वापसी? देखिए, पहली चीज तो यही कि जितने ड्रामाई अंदाज में तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान को, वो ड्रामाई अंदाज अपने आप में बहुत से शकूक और शुबहात को जन्म देता है कि जिस आसानी के, यानी वहां पर 4 लाख की 3.5-4 लाख अफगानी फौज है, जिसे अमेरिका ने भी ट्रेन किया और भारत ने भी, हमारी भी मिलिट्री एकेडमी ने उनको ट्रेन किया है। उनके पास सोफिस्टिकेटेड वीपन अमेरिका के दिए हुए भी है, इंडिया के दिए हुए भी है, रूस के दिए हुए भी है। इतने हैवी आर्टिलरी और इतने हैवी ट्रेनिंग के बाद ये जो 60-70 हजार तालिबान हैं, जिनके पास पूरे से हथियार भी नहीं है, जिनके पास वॉर के लॉजिस्टिक्स भी मौजूद नहीं है, वो जब दाखिल हो तो होते चले जाए बगैर किसी। तो इससे एक बात तो इस बात का अंदाजा होता है कि अशरफ गनी की सरकार से अवाम बेहद परेशान थे, मायूस थे और वो चाहते थे कि कोई दूसरी ताकत आए और कोई ऑप्शन तालिबान के सिवा वहां पर नहीं थी। तो एक तो ये अंदाजा होता है। फिर जिस तरीके से अशरफ गनी अरबों डॉलर हेलीकॉप्टर और कारों में भर के ले गए, उससे अंदाजा होता है कि अशरफ गनी जालिम था और हमारी सरकार एक जालिम की वहां पर हिमायत कर रही थी। तो एक तो ये, फिर जिस अंदाज से, यानी एक गोली भी तो नहीं चली, तो ये 4 लाख की फौज क्या नपुंसकों की फौज थी जिसने ये राहदारी तालिबान को फराहम की, या ये कोई सेटलमेंट था, एग्रीमेंट था? ऑब्वियसली ये एक एग्रीमेंट था। और अगर ये एक एग्रीमेंट था अमेरिका के साथ तालिबान का, जो दोहा में बैठ के हुआ, चीन और रूस के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ, तो एग्रीमेंट में कुछ तो लेना और देना हुआ होगा ना, कि अफगानिस्तान हम आपको दे रहे हैं, वापसी में आप हमको क्या देंगे? वो क्या देंगे अभी तक पर्दा खफा में है। लेकिन आप ये देखिए कि तालिबान वहां पर आके जैसे ही टेक ओवर करते हैं, तालिबान की मुखालिफ फोर्स आईएसआईएस वहां उसी दिन दाखिल हो जाता है। आईएसएसएस का जो ये हमारा हमारा खुरासान चैप्टर है, कैसे एक दिन में एक्टिव हो गया? उससे पहले तो कभी वहां पर कोई हमला करते हुए आईएसआईएस ने कोई हमला अफगानिस्तान में अशरफ गनी के रहते किया, इसकी कोई तारीख नहीं है। एक खुरासान चैप्टर आईएसआईएस का मौजूद है, ये सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर कोई एक्शन ऑपरेशन किया हो, इसकी तो कोई तारीख नहीं है। लेकिन तालिबान के आते ही आईएसआईएस सुबह को ऐलान करता है, अमेरिका ऐलान करता है, और शाम को आईएसआईएस का खुरासान फैक्टर वहां पर हमला कर देता है। इसका सीधा मतलब ये है, हमने हमेशा माना कि आईएसआईएस जो है वो एक अमेरिका की नाजायज औलाद की हैसियत में पूरे खित्ते में काम करता है, चाहे रूस का इलाका हो, चाहे आई मीन सीरिया का इलाका हो या इराक का इलाका हो। आईएसआईएस हमेशा अमेरिका का प्रोडक्ट रहा है। तो वही अमेरिका जिसकी नाजायज औलाद आईएसआईएस है, जो एंटी इस्लाम दुश्मन फोर्स है, वो इस्लाम दुश्मन फोर्स इस तालिबान के मुकाबले आके खड़ी हो जाए, सुबह अमेरिका कहे और शाम को कर दे। सीधा मतलब है कि खित्ते को आप आग में झोंक रहे हैं, खाना जंगी में आप धकेल रहे हैं। उधर पंशीर की घाटी में आपने बिठा रखा है, इधर से बाहर से आपने आईएसआईएस खुरासान को छोड़ता है और तीसरी तरफ तालिबान को हुकूमत सौंप दी। सीधा मतलब है कि आप इस खित्ते को में मुस्तकिल एक आग भड़काना चाहते हैं और इस रीजन में एक सीरिया आपने क्रिएट कर दिया। 2011 से लेके आज तक सीरिया हल नहीं हुआ। आपको मालूम है कि 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन में से 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन या तो कत्ल हो गई, या इंटरनली डिस्प्लेस हो गई, या एक्सटर्नली डिस्प्लेस हो गई। लाखों, यानी 50-60 लाख मुहाजिर सीरिया के भीख मांगते फिर रहे हैं तुर्की की और दूसरे मुल्कों की सरहदों के मुल्कों के अंदर। तो वो सूरत हाल अब आप न सिर्फ अफगानिस्तान की करेंगे,
बल्कि इस रीजन के कई ममालिक को आप उसकी जद में ले लेंगे। मैं एक चीज यहाँ थोड़ा सा, अगर आप मुझे वक्त दें तो 2-3 मिनट का मैं अपनी एक बात और वाजे करूं। आपको याद दिलाना चाहता हूं, एशिया की 3 तकसीम हो चुकी है पिछले 90 साल में। 3 तकसीम हुई। पहली तकसीम जंग अजीम के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। जंग तो बल्कान की थी, बल्कान की जंग खत्म हो गई, जंग अजीम हो गई। उसके बाद आपने इजराइल के कयाम का ऐलान किया कि खित्ते में इजराइल के नाम से एक मुल्क होना चाहिए और फलस्तीन में होना चाहिए। ये नतीजा था पहली जंग अजीम के बाद का। और उसके बाद आपने उस खित्ते में पूरे अरब ममालिक को शाम के नाम पे तोड़ के रख दिया। जॉर्डन वजूद में आ गया, लेबनान वजूद में आ गया, सीरिया अलग हो गया, तुर्की टूट गया, सऊदी अरब टूट गया, सबको आपने तोड़ के हिस्से बखरे कर दिए। वो थी पहली तकसीम एशिया की। दूसरी तकसीम हुई जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई 1945 में, और उसके खत्म होते ही आपने इजराइल के वजूद को तस्लीम किया। 45 में मई के महीने में, आप चंद महीने के अंदर जंग अजीम खत्म होते ही यूएनओ ने इजराइल का वजूद तस्लीम किया। और उस वजूद के तस्लीम करते ही इस रीजन में आप देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम इस तरीके से हुई कि 71 में तीसरा मुल्क बांग्लादेश आया। इतनी बड़ी मुस्लिम फोर्स थी। आज अगर ये अनडिवाइडेड इंडिया होता तो 180 करोड़ मुसलमान सारी दुनिया में मौजूद हैं। अकेले 60 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कितनी बड़ी ताकत होती, आप अंदाजा कीजिए। आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर बर्रे सगीर को तोड़ा। दूसरी, ईरानी इनकलाब के बाद 1980 में आपने रूस को कोलैप्स करवाया। थर्ड हमारा एशिया का डिवीजन हुआ, और सीएसआईआर कंट्री में कौन बाहर निकला? ताजिकिस्तान निकला, उज्बेकिस्तान निकला, और जो वो छोटे छोटे से हमारे जो मुस्लिम ममालिक थे उनकी कुव्वत को। तो आपने 3 जो तकसीम की, तीनों तकसीम में आपने मुसलमानों की ताकत को बरतानिया और अमेरिका ने मिलकर तोड़ा। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। और अब ये जो अफगानिस्तान का है, मुझे इस बात का पूरा खदशा है, और अल्लाह मेरी बात को गलत साबित करे, कि आप एशिया में चौथी तकसीम की तरफ अफगानिस्तान के जरिए से एशिया को ले जा रहे हैं। और एक बार फिर आप जो तोड़ेंगे तो वही, आज आप फिर पाकिस्तान को तोड़ेंगे, आज आप फिर भारत को तोड़ेंगे, आज आप फिर ईरान को तोड़ेंगे, फिर तुर्की को तोड़ेंगे, और फिर आप यमन को तोड़ेंगे। आप 14 नए मुल्क अगले 3-4 साल के अंदर यहां पर आप बपा करना चाहते हैं, छोटे छोटे से मुल्क, ताकि इजराइल को पूरी राहदारी मिले कि वो ग्रेटर इजराइल के मंसूबे के तहत हरम शरीफ में दाखिल हो सके। ये सारी चीजें उस तरफ जाती हुई लग रही हैं, और ये मुझे बहुत बड़ा खदशा है। इसलिए मेरा दिल खुश नहीं है तालिबान के आने से। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही गैर मामूली अंदाज में जो तारीखी पस मंजर बताया है, एशिया को तीसरी बार जो है वो तोड़ने की तैयारी, चौथी बार तोड़ने की तैयारी है, और इसमें मुसलमानों की ताकत बार बार तोड़ी गई है। ये बहुत ही अहम नुक्ता है जिसको समझने की जरूरत है। और अफगानिस्तान में भी फिर अब ये तकसीम की तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से पंजशीर से खबरें आ रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि अहमद मसूद को अमेरिका सपोर्ट करने जा रहा है, इस किस्म के इशारे आ रहे हैं। तो वो अफगानिस्तान की तकसीम की भी तैयारी है। ये हमारी मजबूरी है कि सोशल मीडिया पर और बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। फिर किसी वक्त आपसे और इस इशू पर, खास तौर पर जो डिवीजन वाली बात आपने बताई, इस पे कभी फिर तफसील से बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि ये तारीखी पस मंजर समझना बहुत जरूरी है। दोस्त और दुश्मन की पहचान बहुत ही जरूरी है। ये जो ऊंची बिल्डिंगें और अमेरिका की वीजा और अमेरिका में जाके सेटल हो जाओ, ये जो ख्वाब दिखाया जाता है बचपन से ही, अमेरिका के झंडे वाली टी शर्ट पहना करके लोगों में वो मोहब्बत पैदा की जाती है। ये सारी चीजें नफ्सियाती जंग का हिस्सा हैं, ताकि आप बड़े होकर के उससे बाहर निकल करके ना सोच सकें। लेकिन बहरहाल इंसान आजाद पैदा हुआ है, आजादी के साथ ही हमें अपने सारे मामलात को समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।